नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम एसेट्स के बारे में समझेंगे। क्या है एसेट्स? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके टाइप्स समझेंगे। ज्यादातर सारे टाइप्स समझा दूंगा, फिर भी अगर एक आधा रह गया तो उसे भी आगे देख लेंगे। एसेट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये 5th नंबर का पॉइंट है हमारा। एसेट्स का मीनिंग समझेंगे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस। एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है उसके अंदर फर्नीचर, ठीक है, किचन का सामान, रेस्टोरेंट में जितने भी पीओपी हो रखे हैं, जितने भी पंखे लगे हैं, एसी लगे हैं, लाइटिंग्स लगी हैं, जितने भी मिरर्स हैं, जितनी भी कटलरी है, जितना भी प्लेट चम्मच, ठीक है, ये सारे के सारे, इनफैक्ट जो वहां रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं लोग, वो भी एसेट है। कैसे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, पर फिलहाल के लिए जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज है वो सारी एसेट्स है। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दिमाग को एकदम स्थिर रख के इस चीज को समझ लें। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। कह रहे हैं एक बिजनेस को अगर कमाई करनी है ना, कमाना है, तो इन एसेट्स की मदद से ही कमाना पड़ेगा। इन एसेट्स की मदद से ही हम लोग आगे कमाते हैं। या अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझना चाहें, इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल, ऐसी कोई सी भी चीज जो इनेबल करे द फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को, टू गेट कैश और एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। मैंने फर्नीचर खरीद लिया घर पे पढ़ाने के लिए, तो वो मुझे आगे कमाने में मदद करेगा, पक्की बात है। क्यों? मैं ट्यूशंस पढ़ाऊंगा। देखिए मैंने ये बोर्ड खरीदा, इसने मुझे क्या फायदा करा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, आपकी घर से ही क्लासेस ले रहा हूं। स्कूल बंद है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है, मैंने अपनी एक एसेट क्रिएट करी है। एनीथिंग विच इनेबल, ऐसी कोई चीज जो आपको या आपकी फर्म को कैश या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने में मदद करे फ्यूचर में, वो क्या है? आपकी एसेट। मशीनें जो होती हैं वो चलती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आता है, तो मशीनें क्या है? हमारी एसेट। वो जो प्रोडक्ट बन के आया वो है हमारी एसेट। जो कैश हमारे पास पड़ा है वो भी हमारी एसेट। जिस कार को हम यूज करते हैं बिजनेस के लिए वो भी हमारी एसेट। जिस बिल्डिंग को यूज करते हैं वो भी हमारी एसेट। जो फैक्ट्री है वो भी हमारी एसेट। जो बैंक में पैसा पड़ा है बिजनेस का वो भी हमारी एसेट। लाइसेंस ले रखा है आपने दवाइयां बनाने का, आपका दवाइयों का काम है, वो भी आपकी एसेट। आप बुक बनाते हैं और आपने बुक का एक कॉपीराइट ले रखा है कि हमारी जैसी बुक कोई और ना बना सके, जो हमारा कंटेंट है वो कोई और ना छाप सके, वो भी हमारी एसेट। ठीक है ना? तो एसेट्स बहुत तरीके की होती है। डेफिनेशन समझते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जैसे लाइसेंस लेना, प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, कार, मशीनरी, ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल द्वारा पोजेस्ड की हुई, एक इंडिविजुअल के पास या किसी कंपनी के पास, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, ऐसी चीज जिससे कोई मनी वैल्यू अटैच है। कार है तो 20 लाख की है, बिल्डिंग है तो 3 करोड़ रुपए की है, गुड्स पड़े हैं हमारे पास जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, तो वो 4.5 लाख के पड़े। ठीक है, तो उसके साथ कोई मनी वैल्यू अटैच होनी जरूरी है। ये डेफिनेशन हो गई। कोई सी भी एक डेफिनेशन आप इसकी याद कर सकते हैं, हालांकि आपसे मीनिंग पूछा जाता है ज्यादातर, बट यू नेवर नो एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछ ले, इसलिए डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। चलिए अब टाइप ऑफ एसेट समझते हैं। मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारे डाटा को एक जगह प्रेजेंट कर दिया जाए। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो को जूम इन कर दूंगा। पहले आप देखिए टाइप ऑफ एसेट्स। मैंने एसेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला यूसेज, जो एसेट्स हम यूज कर पा रहे हैं बिजनेस में,
अभी हम यूज कर पा रहे हैं बिजनेस में, वो तो है आपकी ऑपरेटिंग एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जिन्हें अभी यूज नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश वो अभी यूज नहीं हो पा रही बिजनेस में, उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कैश हम यूज कर पा रहे हैं अभी अपने बिजनेस में, हमने इन्वेंट्री या स्टॉक बिजनेस में रख रखा है जो हम बार बार बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये हमारा एक मेन काम होता है, तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग है, मतलब ऑपरेशंस, मतलब कामकाज हो रहा है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर का तो रोज यूज करते हैं, कंप्यूटर के बिना तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे ही नहीं सकते, बिना कंप्यूटर प्रोसेसिंग के आजकल तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिजनेस तो चल ही नहीं सकते बिना कंप्यूटर के, तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग एसेट्स। मशीन, अगर मशीन आपकी रोज यूज हो रही है बिजनेस में, रोज उसमें प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो वो भी क्या है, आपकी ऑपरेटिंग एसेट। अब आप कार से बिजनेस पे जाते हैं, कार से ऑर्डर लेने जाते हैं, कार से आप लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग एसेट। ओके, तो जो एसेट्स यूज हो पा रही है बिजनेस में, ऑपरेटिंग एसेट्स, और वो एसेट्स जो बिजनेस में यूज नहीं हो पा रही, वो है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। जैसे मैंने एक इन्वेस्टमेंट करके रख रखी है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, पर वो मेरे बिजनेस में तो कुछ काम नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टमेंट इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एसेट का एक और एग्जांपल होगा अनएलोकेटेड कैश, ऐसा कैश जो मैंने बिजनेस में तो रख रखा है पर किसी जगह पे लगाया हुआ नहीं है, कहीं पे बांटा हुआ नहीं है, किसी को दे नहीं रखा, ऐसा कैश जो अनएलोकेटेड है, जो अभी कहीं पे लगा नहीं हुआ, एक ही जगह पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है, अनएलोकेटेड कैश। बिजनेस में अगर कोई कैश ऐसी पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है, अनएलोकेटेड कैश। दूसरा वेकेंट लैंड, आपके पास लैंड बहुत सारा पड़ा हुआ है पर आप उसे यूज नहीं कर पाए ऑपरेशंस में, तो वो कौन सा हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एसेट। बीएसएनएल नाम की जो कंपनी है और एमटीएनएल नाम की कंपनी है, इनके पास इतना लैंड पड़ा हुआ है खाली, वेकेंट, जिसका ये यूज नहीं करते। अब सरकार ने कहा है कि तुम्हें अगर अपने आप को रिवाइव करना है तो अपने इन वेकेंट लैंड्स को, जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, इनको बेचो और अपना बिजनेस अच्छा बनाओ, थोड़ा अपने नेटवर्क को सही करो, थोड़ा लाइमलाइट में आओ, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करो, तो ये अपने आप को खुद रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे, अपने नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को बेच के एक ऐसी एसेट बनाना जो कौन सी है, ऑपरेटिंग एसेट। दूसरा लिखा था आइडियल मशीनरी, अगर आपकी कोई मशीनरी खाली पड़ी है तो किसी काम की नहीं, तो कोशिश होनी चाहिए कि बिजनेस में सारी एसेट्स कैसी हो, ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, तो यूसेज को हमने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई आपको नहीं समझाएगा, जितना डिटेल में जाके मैं समझाऊंगा टाइम के बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, टाइम के अकॉर्डिंग अगर 12 महीने और उससे कम वाले आइटम हैं, 12 महीने या उससे कम मतलब 3 महीने वाले, तो भी वो 12 महीने और उससे कम वाले में कैटेगरी में आ गए, पूरे 12 महीने वाले तो भी वो इस कैटेगरी में आ गए, तो 12 महीने या उससे कम वाले तो हो गए करंट एसेट्स, 12 महीने से ज्यादा वाले हो गए नॉन करंट एसेट्स। बड़े ध्यान से समझिए, करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनका फायदा हम लोगों को 12 महीने या उससे कम में ही मिल जाएगा, उसको तो कहते हैं करंट एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जो हमें सालों साल फायदा देंगी, उनको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। सालों साल मतलब 12 महीने से ज्यादा वाली कैटेगरी, जिसे हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। Those assets which are expected to be realized within 12 months from the reporting date, कहने का मतलब है कोई ट्रांजैक्शन होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर उसका फायदा मिल जाएगा या उससे पैसे आ जाएंगे, ऐसी एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आपने किसी को उधार माल बेच दिया, तो जिसे आप उधार माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटर्स। क्या कहते हैं, डेटर्स। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, डेटर्स। आपने किसी को उधार पे गुड्स बेच दिए, अब उससे पैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आ ही जाएंगे, तो वो 1 2 3 महीने किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, 12 महीने और उससे कम वाली में। 3 महीने मतलब 12 महीने से कम। तो
आमतौर पे हम उधार देते हैं तो जिन्हें उधार देते हैं वो हमारी एसेट्स बन जाते हैं क्योंकि हमने उनसे पैसे वापस लेने हैं। अब करंट एसेट्स का एग्जांपल समझे। स्टॉक 12 महीने से पहले बिक जाता है और उसके पैसे भी वापस आ जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसे खर्चे जो होने तो अगले साल है पर हमने पहले ही कर दिए, तो वो हमारी एसेट्स होते हैं क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर उनका फायदा हमें मिल जाएगा। बैंक बैलेंस, बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा, आपके पास जो कैश है या कैश जैसी चीजें, बैंक बैलेंस, कैश या कैश जैसी चीजें मतलब कैश इक्विवेलेंस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। डेटर्स मैंने आपको समझाया, वो लोग जिन्हें हमने क्रेडिट पे सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है, ऐसे लोगों से पैसा भी तो लेना होता है, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। और अगर हम अपने डेटर्स से एक्सेप्टेंस साइन करा लें कि भाई हमें साइन करके दे दो कि आपने हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने आपको उधार माल बेचा है, तो उनको क्या कहा जाता है, बिल्स रिसीवेबल। क्या कहा जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स जो 12 महीने या उससे कम के अंदर रियलाइज हो जाएंगी और उनसे होने वाला फायदा 12 महीने या 12 महीने से कम में हमें मिल जाएगा। एग्जांपल्स हैं स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बिल्स रिसीवेबल। हालांकि बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ही पार्ट है। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। मेरा ये बोर्ड सालों साल से चल रहा है, पता नहीं 8 या 9 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो 8 या 9 साल से ये बोर्ड मेरा चल ही रहा है, तो ये मेरी फिक्स एसेट है ना। ऐसी एसेट जिससे होने वाला फायदा 12 महीने से ज्यादा तक के लिए मिलेगा या सालों साल तक के लिए मिलेगा, उसे क्या कहते हैं हम, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। एग्जांपल प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कार, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ठीक है ना। देखिए आपने मान लीजिए बिजनेस को चलाने के लिए एक लाइसेंस लिया और वो लाइसेंस 20 साल का है, तो 20 साल का मतलब सालों साल चलेगा, वो भी फिक्स एसेट, वो भी क्या है, फिक्स एसेट्स। तो ऐसी एसेट्स जो सालों साल चलेंगी आर नोन एज फिक्स एसेट्स। देखिए फिक्स एसेट्स जो होती हैं उनका एक नेचर ये भी होता है कि वो जो होती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसे लगते हैं उन्हें कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हमने अपनी कैपिटल का एक मोटा पार्ट खर्च करके अपनी एसेट्स बनाई है। हमारी फैक्ट्री हमारी फिक्स्ड एसेट, हमारी बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट, जितनी भी हमारी ऐसी एसेट्स हैं जो सालों साल चलेंगी वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। नाउ टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी का मतलब छूना, जिसे हम छू सकते हैं वो टेंजिबल, और जिस चीज को हम छू नहीं सकते उसे कहते हैं इनटेंजिबल। कहने का मतलब ये है कि भाई tangible assets are those assets which can be touched. एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, ट्रक, ये बोर्ड, वो फर्नीचर, जो भी चीज हम छू सकते हैं वो तो है टेंजिबल। जिनको हम नहीं छू सकते पर उनका होना हम महसूस कर सकते हैं, those assets which cannot be touched but their existence can be feel, हम उनकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सारे क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये पता है कि ये सारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, बट उनका इफेक्ट हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लाइसेंस ले रखा है किसी काम को करने का, हम उस काम को कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करने की, पुलिस हमें परेशान नहीं करने की, बिकॉज वी हैव एन एसेट, इनटेंजिबल एसेट नेम्ड एज लाइसेंस। अगर हमने किसी बुक को पब्लिश करने का कॉपीराइट ले रखा है सरकार से, एक तरीके का लाइसेंस ले रखा है, तो हमें सरकार या पुलिस प्रशासन तंग नहीं करने का, क्योंकि हम लोगों ने उसके कॉपीराइट ले रखे। बात समझ आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती हैं, एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं। एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी ही रखनी है। देखिए अब आपकी एक एसेट बची जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स, उसको भी समझा देते हैं। देखिए असल मायने में फिक्टिशियस एसेट्स कोई एसेट्स होती नहीं। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब ही क्या है,
मनगढ़ंत, जो अपने मन से बनाया गया हो, है ना। तो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ऐसी फिक्शनल एसेट्स जो असल मायने में एसेट्स है ही नहीं, नॉट एक्चुअली एन एसेट एंड फर्दर हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू। इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। फिक्टिशियस एसेट्स आर द एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस एसेट्स वो एक्सपेंसेस हैं या वो लॉस हैं जो कि पूरी तरीके से उस अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ या रिटन ऑफ या लिखे नहीं जा पाए जिस ईयर में वो हुए हैं। मेरी बात को पॉज करें चाहे दोबारा सुन लें। देखिए, ऐसा नुकसान जो बहुत बड़ी वैल्यू का था और उसी कारण से वो नुकसान को या उस एक्सपेंस को हम उस साल में पूरी तरीके से खपा नहीं पाए। ऐसे खर्चे जिन्हें हम पूरी तरीके से खपा नहीं पाए, पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं कर पाए, तो उनको आगे आने वाले सालों में राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती हैं, इसीलिए ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हम अच्छी तरीके से ठिकाने नहीं लगा पाए या राइट ऑफ नहीं कर पाए, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोगों को एसेट्स साइड में रखना पड़ता है। किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट्स नाम से, हालांकि असल मायने में ये एसेट्स है ही नहीं। देखिए, these are neither tangible nor intangible asset, these are created by an accounting entry। कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री के करके इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने कोई खर्चा या नुकसान कर दिया उसकी भरपाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हम इस साल नहीं कर पा रहे तो अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं कर पा रहे तो उससे अगले साल करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हम 3 लाख रुपए एक साथ नहीं भर सकते, तो सामने वाला कहेगा ठीक है तोड़ तोड़ के दे दीजिए, तो हम उस नुकसान को 1 लाख एक साल में दे देंगे, 1 लाख एक साल में दे देंगे, 1 लाख उससे अगले साल में दे देंगे। तो हमने क्या करा, उसे बाइफरकेट कर दिया, डेफर कर दिया। These are written off in more than one accounting year। ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए, देखिए कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को बनाने से पहले के खर्चों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी कंपनी के हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। कंपनी अभी बनी नहीं, उससे पहले अगर खर्चे होने लग गए तो वो खर्चे कौन देगा? प्रोमोटर देता है, प्रोमोटर नाम का बंदा। हमें उससे मतलब नहीं है। आपको याद से बेहतर रखना है कि फिक्टिशियस एसेट्स में, कंपनी के केस में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नाम से एक खर्चा होता है, वो खर्चा क्या कहलाता है? फिक्टिशियस एसेट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे नीचे फिक्टिशियस एसेट्स को मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम से या फिक्टिशियस एसेट्स नाम से शो किया जाता है। इसके अंदर लर्निंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है, मैं फिर बता दूं, लर्निंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है। दूसरा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब आप 12th में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवेंचर्स इशू करके कंपनी लोगों से पैसा लेती है। तो अगर 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी लोगों को 90 रुपीज में दे दे, 100 रुपीज वाला डिवेंचर 90 रुपीज में दे दे, तो 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को भी एक फिक्टिशियस एसेट माना जाता है। ऐसा नुकसान जो एक साल में हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसे आगे क्लियर करेंगे, आगे राइट ऑफ करेंगे। अगला है बेटा, ये फर्म के केस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपकी कंपनी ने बहुत बड़े सेलिब्रिटी से एक एडवर्टीजमेंट करा लिया। अब आपने 1 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करा और आपको पता है कि भाई इसका फायदा एकदम तो मिलने वाला नहीं। आपने सेलिब्रिटी से पहले ही कह दिया कि आपके ऐड को हम लोग 10 साल तक चलाएंगे, तो उस 1 करोड़ को हम लोग 10 साल तक बांट सकते हैं। 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करो तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख। हम हर साल अपने खर्चों में 10 लाख रुपए दिखाएंगे। कब तक दिखाएंगे? अगले 10 साल तक। इसका एग्जांपल दूं, विको टर्मरिक नाम की एक क्रीम है, उसका अब तक वही पुराना ऐड चलता हुआ है ना। तो छोटी मोटी कंपनियां जब किसी बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करा लेती हैं तो वो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट क्या कहलाती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एसेट्स खत्म। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल यहां समझिए। सबसे पहले आपके पास कैश है, उस कैश से या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस से आप लोग गुड्स खरीदते हो या रॉ मटेरियल खरीदते हो। उस रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्शन करते हो, फर्दर प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद उसे सेल कर देते हो।
कुछ तो सेल कैश होती है, तो कैश जैसे ही कैश सेल होती है, सेल से सीधा आप कैश पे पहुंच जाते हो। कुछ सेल जो होती है वो उधार होती है, तो पहले सेल होती है, फिर डेटर्स से कलेक्शन आता है, वो कलेक्शन क्या होता है, कैश होता है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल है। और अगर इस साइकिल के बारे में नहीं पता कि ये सारा काम कितने टाइम में हुआ, हो सकता है कोई बिजनेस इस काम को 1 महीने में कर दे, पर अगर इसके बारे में कुछ ना कह रखा हो तो आपको उसे क्या मानना होता है, 12 मंथ्स, 12 महीने मानना होता है आपको, कि एक ऑपरेटिंग साइकिल का अगर टाइम ना गिवन हो तो उसे 12 महीने माना जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, द टाइम बिटवीन द परचेज ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश, और कैश इक्विवेलेंस, कैश जैसी चीजें या जिनको कैश में नापा जा सकता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में 5 आइटम्स आ जाते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, होपफुली आज का पढ़ाया आपको समझ आया है। थैंक यू क्लास।